नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो बायो-सावर्ट के नियम पर आधारित है। हमने लास्ट वीडियो में बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था। आज हम उस बायो-सावर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग यहां पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है पहले इसकी हेडिंग को हमें समझना है कि हमें करना क्या है, फिर उसके पश्चात हम बायो-सावर्ट के नियम को अप्लाई करेंगे। यदि टॉपिक ही नहीं समझ में आया कि करना क्या है, लेकर क्या चल रहे हैं, तो हम आगे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें दे रखा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। धारावाही का मतलब है जिसमें से धारा का प्रवाह होता है। जैसे धारावाही तार कहें तो जिसमें से धारा बहती है उस तार की बात चल रही है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक कुंडली है जिसमें एक वायर होगा या एक से अधिक वायर भी हम ले सकते हैं। तो उस वृत्ताकार कुंडली में से करंट का फ्लो हो रहा है, धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली। धारावाही वृत्ताकार कुंडली कहा जा रहा है। यहां तक समझ में आ गया। फिर देखो, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसकी अक्ष क्या है? उसकी अक्ष क्या है, अक्ष कहां है वो देखिए। जैसे मैं यहां पर ये कोई वृत्ताकार कुंडली बना रहा हूं, ये मैंने क्या बना दी है, एक वृत्ताकार कुंडली आप लोगों के सामने रखी है। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसकी अक्ष क्या होगी? देखो, ये तो इसका जो मध्य बिंदु है, ये तो होता है इसका केंद्र, जहां से इसकी परिधि समान दूरी पर है वो तो है केंद्र। अब देखिए, इसके तल के लंबवत, ये इस तल में, बोर्ड के तल में मौजूद है पूरी की पूरी कुंडली। इस तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम कह रहे हैं अक्ष। इसकी अक्ष का मतलब क्या है? ये वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका तल हो गया, ये बोर्ड के तल में मौजूद है। ये जो अब डस्टर देख रहे हैं वो इसकी अक्ष है, मतलब इसके सेंटर से इस तल के लंबवत, ये यहां से इस तरीके से गुजरने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। अब इस रेखा को विद्यार्थी यहां पर बोर्ड पर तो इस तरीके से बनाना तो पॉसिबल नहीं है। हम इसे वृत्ताकार कुंडली की अक्ष को बोर्ड पर ऐसे होती, ऐसे है, इस बोर्ड के तल के लंबवत होती है, तो उसे हम इस तरीके से नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? तो कैसे पॉसिबल होगा? हम इस वृत्ताकार कुंडली को इस तरीके से रखेंगे और अक्ष को बोर्ड के ऊपर लेंगे। वृत्ताकार कुंडली को किस तरीके से रखेंगे? इस तरीके से रख देंगे ऐसे, और फिर उसे कि जो अक्ष है उसको बोर्ड के तल के अनुदिश रखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर वृत्ताकार कुंडली को बोर्ड के तल में ले रहा हूं। कहां पर ले रहा हूं? बोर्ड के तल में। मैंने इसकी बड़ी सी साइज ले ली है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। ये वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है और ये है इसकी अक्ष। विद्यार्थियों, इसे आप लोगों को समझना है। ये जो वृत्ताकार कुंडली हमने यहां पर आप लोगों के सामने दिखाई है, रखी है, ये ऐसे है, इस तरीके से रखी है, ऐसे। ये वृत्ताकार कुंडली है इस तरीके से, ऐसे, और इसको हमने ऐसे रख दिया तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। और इसके केंद्र से और इसके ठीक लंबवत जो रेखा इसके अंदर से गुजर रही है उसको हम कहते हैं इसकी अक्ष। तो इसके केंद्र से और इस वृत्ताकार कुंडली के तल के लंबवत ये हमारे पास में रेखा है, इसको हम कह रहे हैं इस वृत्ताकार कुंडली की अक्ष। तो इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर हम कोई पॉइंट लेंगे P और उसके ऊपर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। तो इस वृत्ताकार कुंडली में से हम धारा प्रवाहित करवाएंगे। पहले तो आप लोगों को यह समझना है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली, तो जिसमें से धारा बह रही है, ऐसी हमने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली है और उसकी अक्ष मतलब केंद्र से और उसके तल के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा है वो उसकी अक्ष हो गई।
उसके ऊपर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसमें से हम धारा प्रवाहित कर देते हैं और मान लेते हैं कि इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें से I धारा बह रही है। एक्चुअल में ये जो I धारा है, जैसे हमने दिखाई, यहां पर भी दिखाई कि भाई I धारा बह रही है, ये I धारा इस तरीके से बहती, यहां पर थोड़ा सा कट लगा हुआ है, इस एक भाग में से जा रही है, एक भाग में से आ रही है, ऐसे है ये एक्चुअल में, समझ लेना आप, क्योंकि अन्यथा उसमें से करंट दे कौन रहा है उस वृत्ताकार कुंडली को। यदि आपने इसको बिल्कुल क्लोज लूप बना दिया तो उसमें करंट कहां से आएगी, इसलिए क्या करते हैं, एक्चुअल में बाहर से दिया जा रहा है, ये पूरा चक्कर लगा लेती है, वापस आ रही है। तो एक्चुअल ये स्थिति होती है, बट दिखाने को उस तरीके से दिखा देते हैं। तो बताइए विद्यार्थियों, आप लोगों को ये जो टॉपिक है कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इतना तो समझ में, चलिए हम इस वृत्ताकार कुंडली की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल R है और उसके केंद्र से स्मॉल अक्ष दूरी पर हम बिंदु P कंसीडर कर लेंगे। देखिए जो चीजें मैं मानकर चल रहा हूं, मैं यहां पर डायग्राम में दिखा रहा हूं। वृत्ताकार कुंडली की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और इसके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से स्मॉल अक्ष दूरी पर, स्मॉल अक्ष दूरी पर ये है बिंदु P। ये कौन सा बिंदु है, P, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर। अब देखिए जो हमने अभी तक लिया है उन चीजों को मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि हमारे पास में वृत्ताकार कुंडली है और उस वृत्ताकार कुंडली की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R, उसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। जो बातें अभी मैंने यहां पर दिखाई है, पुट की है, इसी को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों ध्यान देंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा का प्रवाह हो रहा है। क्लियर। इस वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर हम अक्ष दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। तो कुंडली के केंद्र O से, कुंडली के केंद्र, कुंडली का केंद्र हमने क्या लिया, O से स्मॉल अक्ष दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल अक्ष दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस बिंदु P पर। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, यहां पर बायो-सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग यहां पर हम करेंगे, बायो-सावर्ट के नियम का यहां पर प्रयोग करेंगे। तो बायो-सावर्ट का नियम धारावाही अल्पांश पर लागू होता है। हमने बायो-सावर्ट के नियम में यह पढ़ा कि यदि कोई एक वायर है, उसके ऊपर आपने धारावाही अल्पांश ले लिया dl लंबाई का, उसमें से I धारा बह रही है, और यदि वो धारावाही अल्पांश अभिष्ट बिंदु P से यदि थीटा कोण पर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r² होती है। क्लियर। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर हम धारावाही अल्पांश लेंगे। हम धारावाही अल्पांश कहां पर लेंगे, इसके एक व्यास पर ले लेंगे।
ऊपर और नीचे दो धारावाही अल्पांश ले लेंगे और हम ये बिंदु दे देते हैं, ये बिंदु है M और ये बिंदु है N और इनके ऊपर दो धारावाही अल्पांश हैं dl लंबाई के। धारावाही अल्पांशों की लंबाई कितनी है? dl। अब देखिए कि इन धारावाही अल्पांशों की बिंदु P से जो दूरी है, बिंदु P से इन धारावाही अल्पांशों की जो दूरी है वो मैं स्मॉल r कंसिडर कर लेता हूं। धारावाही अल्पांशों की बिंदु P से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मान लेते हैं। अब इस डायग्राम से आप देख लीजिए कि यदि ये एक ट्राइंगल बन जाता है समकोण त्रिभुज, तो ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर भी कैपिटल R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 1/2 ही स्मॉल r के इक्वल है विद्यार्थियों। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो तो हम देख लेंगे। अभी हमने क्या क्या किया है वो भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि माना कुंडली के व्यास mn पर दो अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। अल्पांश हैं, दो अल्पांश हैं। अब देखिए इस में से धारा बह रही है I, इसमें से धारा बह रही है I, इसकी लंबाई है dl, इसकी लंबाई है dl। यहां पर जो धारावाही अल्पांश है इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है बिंदु P पर, उसको हम dB1 से कहेंगे, dB1 से। और जो dB1 है वो इसके ठीक लंबवत दिशा में होती है। मैं आपको समझा दूंगा ये इधर क्यों होगी। और इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम dB2 से कह रहे हैं। तो M वाला जो धारावाही अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है dB1, N वाला जो धारावाही अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है dB2। ये इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी हो गई विद्यार्थियों क्लियर। अब ये dB1 को हमने इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया है वो समझाना है और वो आप लोगों को समझना भी है। देखिए ये जो रेखा हमने दिखाई है इससे 90 डिग्री के एंगल पर dB1 और 90 डिग्री के एंगल पर ही dB2 होता है। देखिए विद्यार्थियों मैं आप लोगों को ले चलता हूं किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिए विद्यार्थियों यहां पर जो करंट है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रही है। ये जो करंट है वो इसमें से ये बाहर निकला है। चलिए इसको आपको यदि इसमें धारा की डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है मैं इधर ले लेता हूं। देखो अब देखना आप कि ये जैसे ये वाला हिस्सा है नीचे, ये वाला हिस्सा है ऊपर, तो ये ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रही है विद्यार्थियों। ऐसे इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके ऊपर भाग में है M और इस M से M के अंगूठे की दिशा इधर रखनी है। अब देखो इससे R यहां पर जो अंगुलियां होगी उधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इधर जो करंट फ्लो होगी वो जाएगी ऐसे होकर ऐसे अंदर, यहां से तो निकल रही है बाहर और यहां पर जा रही है करंट अंदर। तो करंट जब अंदर जाएगी तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां रहेगी ऐसे, तो यहां से जो डिस्टेंस है उससे ठीक लंबवत dB2 होगा। देखो हो सकता है इसको थोड़ा सा आप कम समझ पाए हैं, मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा एक अलग से डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ये हमारे पास में कोई धारावाही चालक है, इसमें से करंट I फ्लो हो रही है। इसमें आप लोगों को समझना है पहले धारा की डायरेक्शन ऊपर नीचे से ऊपर की ओर है और मुझे इस डायरेक्शन इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करेंगे। ये दाहिने हाथ है और दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो होगी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। देखो अंगूठा ऊपर, अंगुलियां किधर है मेरी,
अंगुलियां ऐसे रखनी है, अंगुलियां अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर। तो अब देखो ये आपने वायर लिया, इससे ये दूरी ली r, और इस दूरी के लंबवत होता है, देखो इस अल्पांश के भी लंबवत और इस दूरी के भी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है। अल्पांश और दूरी दोनों के लंबवत होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहां पर इस बिंदु पर, यदि मान लो कि बिंदु इधर है, तो अब अंगूठा ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, अंगुलियां किधर है, बाहर की ओर, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर। तो ऐसे होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे चारों ओर ऐसे। यदि इसके ठीक नीचे की ओर बात करें तो इधर होगी, ठीक इधर यहां की बात करें तो ऐसे होगी, यहां की बात करें तो ऐसे होगी, यहां की बात करें तो ऐसे होगी। इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ऐसे हम इसको पकड़ेंगे तो देखो यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। बताइए समझ में आ गया? किसी धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। और मुझे उम्मीद है यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। बताइए यहां पर आ गया समझ में? तो हम यहां पर भी समझ पाएंगे। अब यहां पर जो कुंडली है वो ऐसे है, ऐसे इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। अब देखिए ये धारा ऐसे बह रही है, तो ऊपर ही ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस कुंडली का ऊपर ही ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है M, और नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है वो है M। अब उस हिस्से के कारण से यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है। अब देखो तो समझना, तो इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम आप लोगों के सामने रखूंगा। चलिए मैं आप लोग यहां तक यदि इस चीज को आप समझ पाए तो मैं इसको मिटाकर फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। और विद्यार्थी ये मैंने जो काम की चीज़ें वो अभी पुट की थी, और वैसे यदि आप लोगों को हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube चैनल से भी कंटिन्यू देखना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में वर्ताकार कुंडली है, इसको अब की बार हमने दिखाया बोर्ड के तल में, बोर्ड के तल में, और यहां पर है ये बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे, ठीक है। देखिए इसके केंद्र O से ये हमारे पास में यहां पर है बिंदु P, इस जगह पर है, यहां पर है ये लंबाई का अल्पांश M, और ये लंबाई का अल्पांश है, अल्पांश लंबाई का N बिंदु पर, और इस पर भी। क्लियर? अब देखिए चले मैंने यहां पर दोनों में ही जो धारा की डायरेक्शन है वो एक ही दिखा दी है, मतलब अपोजिट दिखा दी है, ऐसे धारा फ्लो होगी। क्लियर विद्यार्थियों? समझेंगे आप लोग? देखिए यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में, यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर, इसकी अक्ष यहां पर ऐसे आएगी, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। बताइए समझ में आ रहा है? बिंदु P यहां पर मौजूद है, कंटिन्यू यदि आप ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगा। देखो इस में धारा बह रही ऐसे, इधर आ जाता हूं मैं, ऐसे धारा बह रही है अंगूठे की दिशा में, इस अल्पांश पर देखो धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में, और ये हाथ ऐसे रहेगा, ये जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, उस डिस्टेंस के ठीक लंबो दिशा में ऐसे होगा, ऐसे अंगुलियां रहेगी, ऐसे ऊपर की ओर होगा। तो यहां पर जो अल्पांश है, अब यहां पर आओ, ये अल्पांश ऐसे है, छोटा सा है, मैं बट समझने के लिए इस डस्टर को समझ लो कि ये अल्पांश है, छोटा सा ये। अब इस अल्पांश से ये जो दूरी है r, इस दूरी के ठीक लंबवत दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आप अल्पांश लेते हैं, अल्पांश से जो दूरी लेते हैं, उस अल्पांश से जो दूरी है उसके ठीक लंबवत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये यहां पर अल्पांश लिया ऐसे होता है, इससे ये दूरी r ऐसे है, ऐसे नीचे की तरफ, और इससे ठीक लंबवत दिशा में, तो इससे 90 डिग्री के कोण पर है ये dB1। ये जो r है ना, इससे 90 डिग्री के कोण पर क्या है, dB1। अब देखो यहां पर जो अल्पांश है, इसमें से धारा इधर से, इसमें से बाहर निकलेगी तो इसमें से अंदर जाएगी ना, तो अंदर जाएगी तो अंगूठा अंदर, अब की बार अंगुलियां ऐसे, तो ऐसे रखेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस दूरी r से ठीक लंबवत दूरी पर होगा, dB2 इधर होगा। बताइए dB1 और dB2 की डायरेक्शन समझ में आ गई क्या? डायरेक्शन समझ में आएगी तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा, तो ही इनके घटकों में वियोजन समझ में आएगा।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो डायरेक्शन है वो समझ में आ गई है। मैंने 2 बार समझा दी है, एक बार चाहे तो और समझा देता हूं मैं। देखिए क्या है इसकी डायरेक्शन। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हुए देखो, धारावाही अल्पांश से किसी दूरी पर यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, जो दूरी होती है उसके ठीक लंब दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जो आप अल्पांश लेते हैं उससे जो दूरी लेते हैं उस दूरी के लंबवत क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव अभिष्ट दूरी के लंबवत होती है। क्लियर? तो यहां पर देखिए, ये है हमारे पास में अल्पांश ऐसे और ये है हमारे पास में अभिष्ट दूरी, तो अंगुलियां उधर हो गई। अब यदि यहां पर लेते, यदि ये बिंदु यहां पर होता तो इधर होता, ठीक लंबवत होता, मतलब ये जो दूरी आएगी ना उससे ठीक लंबवत दिशा में होना है। तो ये दूरी है इससे 90 डिग्री कोण पर dB1 है, ये दूरी इससे ठीक 90 डिग्री कोण पर क्या है? dB2 है। तो dB1 और dB2 की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि इन dB1 और dB2 का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप देखिए, हम जानते हैं बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से विद्यार्थियों, आप बायो-सावर्ट का नियम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है? किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB होती है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये बायो-सावर्ट के नियम से हमने लिखा है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, हम जो अल्पांश m है उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे सिमिलर तरीके से, और सिमिलर तरीके से ये अल्पांश n के कारण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे। तो देखिए, अल्पांश कैपिटल M के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं dB1 से। किससे पुट कर रहे हैं? dB1 से पुट कर रहे हैं। बायो-सावर्ट का नियम अप्लाई कर रहे हैं हम, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा को भी मैं यहां पर, थीटा की वैल्यू कितनी है? ये जो थीटा होता है वो इस अल्पांश और दूरी r के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो अल्पांश m है ये एक छोटा सा भाग है और दूरी r ऐसे है, तो अल्पांश और दूरी के बीच का एंगल कितना होगा? ये r ऐसे है, ऐसे चाहे कैसे ही ले लो, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 90 डिग्री। तो मैं यहां पर साइन 90 पुट कर देता हूं। साइन 90 का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 1। तो μ0IDL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अभी कुछ विद्यार्थियों को ये जो साइन 90 है वो कहां से आए समझ नहीं आ रहा। साइन थीटा तो इसके फॉर्मूले में होता है, बायो-सावर्ट के नियम में होता है। अब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कैसे है वो देख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, जो अल्पांश है, धारावाही अल्पांश, में यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस छोटे से अल्पांश के अंदर ये जो छोटा सा अल्पांश होता है, इससे ये जो दूरी होती है, ये अल्पांश को हम लगभग सीधा मान सकते हैं। इससे ये जो दूरी r होती है, इससे दूरी r, देखो इससे जैसे डस्टर की भांति, तो इस डस्टर और इस अल्पांश के बीच का एंगल सदैव कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो मैंने थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दिया, और थीटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर क्या आ गया? μ0/4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर आ चुका है विद्यार्थियों। तो यहां पर देखेंगे, ये तो एक अल्पांश की वजह से। अब हम बात करेंगे अल्पांश n के कारण, अल्पांश कैपिटल N के कारण।
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि dB2 है μ0/4πIdl। और अब की बार भी यहाँ पर एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। देन फाइनली जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है, μ0/4πIdl/r²। ये हमारे पास में dB1 और dB2 की वैल्यू आ चुकी है। इसे चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, और समीकरण 1 और 2 से हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 व 2 से देखिए कि जो dB1 है और dB2 है इन दोनों का परिमाण सेम है, हालांकि डायरेक्शन अलग अलग है। dB1 की डायरेक्शन इधर है, dB2 की डायरेक्शन इधर है, बट इनका जो परिमाण है वो सेम है। dB1 का परिमाण बराबर है dB2 का परिमाण, दोनों का परिमाण समान और दिशाएं हैं इनकी भिन्न भिन्न। तो हम क्या करते हैं, जब दो सदिशों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो हम उनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजन के लिए हम यहाँ पर ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा विद्यार्थियों, थीटा। बोर्ड पर ध्यान रखिए। अब देखिए यदि ये एंगल थीटा तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल होता है सारा 90। तो ये 90 में से ये थीटा घट गया तो ये रह गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये जो r और इस dB1 की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90। ये 90 माइनस थीटा तभी होगा जब ये थीटा होगा। बताइए ये एंगल थीटा आप लोगों को समझ में आ गया क्या? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये यहां से लेकर यहां तक 90, तो ये 90 तभी होगा जब 90 माइनस थीटा ये हो गया तो ये थीटा होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, थीटा। बताइए समझ में आ गया क्या? यदि ये थीटा होगा तो सिमिलर तरीके से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब हम dB1 और dB2 को घटकों में वियोजित कर देते हैं। इस dB1 का इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, थीटा वाली डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा dB1 cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा dB1 sin थीटा। अब देखिए इसका भी घटक देख लीजिए dB2 का, तो dB2 का थीटा वाली डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा dB2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा dB2 sin थीटा, dB2 sin थीटा। बताइए इतना समझ में आ गया क्या? हमारे को ये लैंग्वेज पुट करनी है कि dB1 और dB2 का परिमाण समान, दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण से इनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं, और इनका जो निरक्षीय घटक है dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा परिमाण में समान और डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो dB1 cos थीटा किधर है, ऊपर की ओर, dB2 cos थीटा किधर है, नीचे की ओर। dB1 और dB2 का मान समान, तो cos थीटा इसके साथ में लगा, cos थीटा इसके साथ में लगा, तो ये dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा का मान तो समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए dB1 और dB2 का मान समान, sin थीटा दोनों के साथ में लगा है, दोनों एक ही दिशा में है। तत्पश्चात जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ जाता है और अक्षीय दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? जिस दिशा में इस कुंडली की अक्ष होती है उसी दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उसका परिमाण होगा। क्लियर? तो ये जो लैंग्वेज है मैं यहां पर पुट नहीं कर रहा। दो अल्पांशों के कारण से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा प्राप्त होगा। ये मैं यहां पर पुट कर देता हूं। लैंग्वेज मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या है कि जो निरक्षीय घटक dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा परिमाण में समान और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्षीय घटक dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा परिमाण में समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, दो अल्पांशों के कारण से, हमने दो अल्पांश लिए, एक तो m पर लिया एक n पर लिया, दो अल्पांशों के कारण
दो अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दो अल्पांश की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होगी dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा। ये देख लीजिए dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा। तो दो अल्पांशों की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो एक अल्पांश के कारण से कितनी होगी? यदि हम कितने अल्पांश लें? एक ही ले लें। एक अल्पांश के कारण, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक अल्पांश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं dB से पुट कर दूं और ये होगा, देखो dB1 और dB2 दोनों का मान समान, तो ये 2dB1 sin थीटा हो गया, 2dB1 sin थीटा। तो इसे हम लिख देंगे dB1 sin थीटा। देखो मेरी बात को सुनना, मैंने एक स्टेप थोड़ी कम लिखी है। dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा क्या हो जाएगा? 2dB1 sin थीटा। दो अल्पांशों के कारण से 2dB1 sin थीटा, तो एक अल्पांश के कारण से dB1 sin थीटा। ये आ गया हमारे पास में। बताइए समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, किसी एक अल्पांश के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब ये जो वृत्ताकार कुंडली है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे इसमें जैसे हमने एक अल्पांश दिखाया है वैसे ही खूब सारे अल्पांशों से मिलकर ये वृत्ताकार कुंडली बनी हुई है। तो सभी अल्पांशों के कारण से हम मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। देखिए एक अल्पांश के कारण से हमें पता है और सभी अल्पांशों के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर जो हमारे पास में अभी रिजल्ट आया उसका हम समाकलन कर देंगे। देखिए जो रिजल्ट आया मैंने यहां से तो मिटा दिया है, मैं डायग्राम को अभी भी रहने दे रहा हूं ताकि हम समझ सकें इसकी कंडीशंस। इतना ही बोर्ड यूज में लेना पड़ेगा हमें। देखिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, हमारे पास में आ चुका है dB बराबर dB1 sin थीटा, और dB1 और sin थीटा दोनों की वैल्यू मैं आपको याद दिलाता हूं। dB1 की वैल्यू हमारे पास में थी μ0 I/dl, ये वैल्यू थी हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो हम इस डायग्राम से पुट करेंगे। तो ये तो आ गई है एक अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण से मैग्नेटिक फील्ड यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब देखिए जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी लंबाई है 2πr, तो हम 0 से लेकर 2πr लंबाई तक इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से लेकर इसका इंटीग्रेशन हो गया 2πr तक, 0 से लेकर 2πr तक हो गया। इस dB का इंटीग्रेशन क्या हो गया, b। अब देखिए यहां पर हम dB1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो dB1 की वैल्यू ये रही μ0/4πIdl अपॉन r²। वैल्यू पुट कर दीजिए μ0/4πIdl बट्टे में r²। अब हमें वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लगा दीजिए आप लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में
कर्ण तो साइन थीटा बराबर, लंब तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब r, और कर्ण क्या है, स्मॉल r, कर्ण है स्मॉल r। तो देखिए विद्यार्थी यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R बट्टे में स्मॉल r, ये हो गया। देखिए विद्यार्थियों इससे हम क्या लिख दे, जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दीजिए, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट था ही, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया है। इंटीग्रेशन हो रहा है एल के रेस्पेक्ट, तो बाकी राशियों को भी हम बाहर ले लेंगे, तो आई बाहर आ गया, यहां से आर का स्क्वायर और आर का क्यूब बाहर आ गया, और ये कैपिटल आर है इसको भी हमें बाहर ले लेते हैं, कैपिटल आर को भी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया है विद्यार्थियों। ये हमारे पास में इतना आ चुका है। अब अंदर क्या रह गया है, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया हमारे पास में dl, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, dl, और यहां पर dl रह गया तो इसका मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो b म्यू 0 i इंटू कैपिटल R बट्टे में 4 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में l, लिमिट हो गई 0 से लेकर 2 पाई r तक, 0 से लेकर 2 पाई r तक। लिमिट पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, म्यू 0 i इंटू कैपिटल R बट्टे में 4 पाई r क्यूब 2 पाई कैपिटल R माइनस 0, 2 पाई कैपिटल R माइनस 0 आ गया है विद्यार्थियों। तो यहां पर अब देखिए मैं यहां पर लिमिट पुट करूंगा, लिमिट देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास में, लिमिट हमने पुट कर दी है। अब फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, आपको थोड़ा सा मौका दिया देख सके अच्छे से। मैथमेटिकल पार्ट रह गया है, समझने वाला पार्ट हमने मोस्टली खत्म कर दिया है। अब केवल गणित रह गई है, तो गणित हम लगा ही रहे हैं। देखिए क्या आ जाएगा, अब यहां से b इक्वल टू म्यू 0 i, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 क्या रह गया है, i रह गया, म्यू 0 i इंटू आर स्क्वायर, ये r और r क्या हो गया, r स्क्वायर, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया तो बट्टे में बच गया 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r का क्यूब है यहाँ पर, r के क्यूब को हम इससे यहां से देखिए r का मतलब ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 1/2, r का यहाँ पर क्यूब है और इस 3/2 आ गया, क्योंकि 1/2 तो ये 1/2 का क्यूब करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गई है हमारे पास में किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र फॉर्मूला। यदि इस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो कैपिटल N हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में क्या आ जाएगी, म्यू 0 N से इसको गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, N से गुणा कर देंगे। ये हमारे पास में विद्यार्थियों फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, जिसे आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये वाला म्यू 0 N i r स्क्वायर बट्टे में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2, काम का फॉर्मूला, याद रखने वाला फॉर्मूला, हमेशा याद रहना चाहिए। तो विद्यार्थी यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी और कंडीशंस। देखिए विद्यार्थियों अब यहां पर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन देख लीजिए इसमें कि वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट कर ली। अब यदि इसके केंद्र पर बात करें तो देखिए इसकी वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है म्यू 0 N i r स्क्वायर बट्टे में 2
अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी अक्स पर फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर पहली कंडीशन में पुट कर रहा हूं कि इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। केंद्र का मतलब क्या हुआ है, अक्स बराबर 0 हो जाएगा विद्यार्थियों। अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। कि यहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, इट मींस अक्स का मान कितना हो गया, ये जो बिंदु P है वो यहां पहुंच जाए तो अक्स का मान आप कितना कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो इसमें आप अक्स का मान कितना कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। स्थिति फर्स्ट क्या है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर दैट इज अक्स बराबर कितना करना है, 0 पुट कर देना है। अक्स बराबर हमें कितना रख देना है, 0 रख देना है विद्यार्थियों। तो देखिए इसमें 0 रख दीजिए। तो B केंद्र पर कितना निकल कर आ रहा है, 0 रखते ही यहां पर r का स्क्वायर, r की घात यहां पर r स्क्वायर रह गया, और r स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2। r स्क्वायर की घात कितनी रह गई, r स्क्वायर की घात 3/2 रह गई। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, r की घात कितनी रह गई, 3। r की घात कितनी रह गई। चलिए एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, यहां पर देखेंगे μ0 n I r स्क्वायर बट्टे में 2, r की घात रह गई 3। देखिए 2 घात कट गई है, तो μ0 n I रह गया ऊपर और बट्टे में रह गया सिर्फ r। तो ये आ गया हमारे पास में किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र फॉर्मूला, μ0 n I अपॉन में 2r। एक कंडीशन और हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब अक्स की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो मतलब वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या बहुत छोटी हो, मतलब जो बिंदु P से केंद्र से जो दूरी है अक्स से, उसकी तुलना में उसकी रेडियस यदि काफी छोटी होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी। यदि ऐसा है तो क्या करेंगे, अक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे विद्यार्थियों। देखो क्या कह रहे हैं, अक्स स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा, आर स्क्वायर काफी छोटा हो जाएगा, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अब की बार अक्स की घात कितनी है, 3/2। अक्स स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गया, अक्स का क्यूब आ जाएगा, अक्स का क्यूब। b बहुत अधिक दूरी पर या अनंत पर, तो μ0 n I कैपिटल R स्क्वायर बट्टे में 2 अक्स क्यूब आ जाएगा, 2 अक्स क्यूब। यही आएगा फाइनल आंसर, यही क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। अब विद्यार्थी मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा और बता देता हूं कि कैसे इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं अभी भी इस प्रारंभ में जो हमने डायग्राम बनाया है उसको नहीं हटा रहा हूं, यहां से अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। देखिए तो क्या है, अब मैं यहां पर ये ले रहा हूं अपनी वृत्ताकार कुंडली, ये इसका केंद्र, इसके केंद्र से यदि हम अक्स दूरी इधर चलें या इधर चलें तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरीके से बदलती है। देखिए विद्यार्थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में इस तरीके से बदलाव आता है। केंद्र पर होती है अधिकतम, केंद्र पर क्या होती है, अधिकतम, और जैसे जैसे हम इसके केंद्र से दूर चलते हैं अक्स पर तो इस तरीके से कम होती जाती है, अनंत पर 0 हो जाएगी। और वृत्ताकार इसके आर पार दूसरी ओर भी तो जा सकते हैं, दूसरी ओर भी जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बदलती है। तो अक्स और बी के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अपना वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसमें हमने अलग अलग कंडीशंस भी देखी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।